हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेके आऊँगी, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में चार चांद लगा देगा। तो वो प्रेजेंट है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है ये वीडियो अपलोड करने में, बट आज मैं सारी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स लेकर आई हूँ, की पॉइंट्स लेके आई हूँ आपके लिए। इस तरीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं हमारे, जिसका प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, वो तो हमारा चलता ही रहेगा। साथ साथ इस तरीके के कुछ की पॉइंट, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आती रहूँगी। यूनिट 9 एनवायरनमेंट एंड पीपल इंट्रोडक्शन, जो हमारा चल रहा है टॉपिक यूनिट, उससे रिलेटेड। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए इनकी पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इट मेनली प्रोहिबिटेड द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम डिक्लेयरिंग एनी रिजर्व। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 1980 में आया था, उसने क्या किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसमें डिक्लेयर कर दिया था किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट एज नॉन रिजर्व विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। ये जब तक कि सेंट्रल की अथॉरिटी नहीं होगी तब तक कि कोई भी जो रिज़र्व होगा वो नॉन रिज़र्व रहेगा फॉरेस्ट। उसको पूरी तरीके से क्या करा, प्रोहिबिटेड कर दिया उसको, उस पर नाकाबंदी लगा दी। मतलब कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तब तक क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती रिज़र्व और नॉन रिज़र्व फॉरेस्ट को। ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट 1 था। पॉइंट 2, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है एक्ट 1972 1972 में दिया गया था। इट एम्स टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, बोथ एनिमल्स एंड बर्ड्स, बाय द एक्सपेंशन एंड एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन। द इंडिया ठीक है ना। तो देखिए, ये जो हमारा एक्ट है 1972 वाला, उसमें क्या था, एक प्रोटेक्शन था जो वाइल्ड लाइफ है, जिसमें कि एनिमल्स और बर्ड दोनों को ही इंक्लूड किया गया था। उनको सीरियस थ्रेट, मतलब जो एक सीरियस थ्रेट का मतलब कह सकते हैं कि उनको जो बचाने के लिए किसी सीरियस कंडीशन से, तो ये एक्ट प्रोवाइड किया गया था उनके एक्सपेंशन के लिए और उनके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन के लिए, कि सीरियस अगर थ्रेट ऑफ वाइल्ड लाइफ नेसेसरी प्रोटेक्शन के, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है, द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज सेटअप इन 1952। जो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ थी वो 1952 में सेटअप किया गया था। इसमें वेरियस प्रोजेक्ट थे, लॉन्च किए गए थे प्रोटेक्शन के लिए और इंडेंजर स्पीसीज़ के लिए। इंडेंजर मतलब जो खतरे में आई हुई जो जातियाँ थी जो वाइल्ड लाइफ की, उनको बचाने के लिए एक्ट दिया गया था। जैसे कि लॉयंस हो गया 1972, टाइगर्स को 1973 और क्रोकोडाइल को 1974 में, एंड ब्राउन एंड लीडर डियर, इन सभी को क्या किया गया था, बचाने के लिए ये जो है एक्ट दिया गया था 1952 में, जिसमें एंडेंजर स्पीसीज आती हैं, लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ब्राउन एंटेलर्ट। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल फेयर इन द इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। मतलब इंडिया में जितनी भी कंजर्वेशन है इंटरनेशनल फेयर के, इंडेंजर स्पीसीज़, फौना एंड फ्लोरा मतलब प्लांट और फ्लावर से रिलेटेड भी जितनी स्पीसीज़ हैं, उनको कंजर्वेशन की भी बात कही गई थी इसमें। इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड अ नेशनल कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक फ्लोरा इन 1976। तो जो फ्लोरा एंड फौना की बात हो रही है, प्लांट एंड फ्लावर्स की, उसको 1976 में जो है कंजर्व करने की बात कही गई थी। इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड अ नेशनल कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन sorry to interruption. Next fact is the Environment Protection Act 1986। 1986 में एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसने कहा था, इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द इमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट, रिस्ट्रिक्टिंग एरियाज फॉर सर्टेन इंडस्ट्री एंड लेइंग डाउन द
सेफ गार्ड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। मतलब कि ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने वेस्ट को ऐसे ही जस्ट रिलीज़ कर देती हैं कहीं भी, तो उनकी वजह से ये जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना, जो पॉल्यूटेंट्स जो जगह जगह पे क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, उनकी वजह से पॉल्यूशन कॉज होता है। तो इसके थ्रू जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, जिन्होंने ये बोला था कि ये जो जितने डिस्चार्ज किए जाते हैं इनको स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, इंडस्ट्री इसको रोका जाना चाहिए, उनको सेफ गार्ड के साथ ही, प्रिवेंशन के साथ ही जो है कहीं पर डिस्पोजल करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पॉल्यूटेंट की वजह से इन्वायरमेंट को बहुत हार्म होता है। तो ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में दिया गया था अगेंस्ट द इंडस्ट्री डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल। 4th पॉइंट, मैशलकर कमेटी रिकमेंडेशन, एक मैशकल कमेटी रिकमेंडेशन था, आया था। द ऑटो फ्यूल पॉलिसी सजेस्टेड बाय द एक्सपर्ट कमिटी head by Dr. R.A. Mashelkar includes recommendation on auto fuels, quality vehicles emission norms, and its related issue for the country as a whole. It also recommended the introduction of low sulfur diesel, unleaded petrol and low benzene gasoline in a phased manner, along with the promotion of alternative fuels such as compressed natural gas (CNG). तो एक डॉक्टर R.A. मैशलकर थे, उन्होंने मैशलकर कमेटी में एक रिकमेंडेशन दिया था कि जितने भी ऑटो फ्यूल्स होते हैं, मतलब जितने भी ऑटोज़ जो रोड पर व्हीकल्स चलते हैं, उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है, उनकी जो क्वालिटी है व्हीकल्स की, उसको मेंटेन करना चाहिए। और कुछ नॉर्म्स होते हैं इससे रिलेटेड, व्हीकल्स से रिलेटेड जो रोड्स पे व्हीकल्स चल रहे हैं, ऑटोज़ चल रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। और पूरी कंट्री में इस इशू को जो है रिलेटेड जो प्रॉब्लम है पूरी कंट्री में, उसका ही इंट्रोडक्शन था कि सल्फ़र डीज़ल जो है, तो डीज़ल होना चाहिए, डीज़ल जो चलता है, जिससे डीज़ल जो फ्यूल है उसमें सल्फ़र की जो क्वांटिटी है कम होनी चाहिए। अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए, मतलब पेट्रोल में लेड का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम होनी चाहिए। और लो बेंजीन गैसोलाइन का यूज़ करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन CNG को करना चाहिए, यानी कंप्रेस नेचुरल गैस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके। तो ये रिकमेंडेशन था, मैशकल कमेटी रिकमेंडेशन था, जिसको रिकमेंड किया था डॉक्टर R.A. मैशलकर ने, इसलिए इस कमेटी का नाम भी मैशलकर कमेटी रिकमेंडेशन भी रखा गया है इनके नेम के ऊपर। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनके कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन डू इट। इसी में आगे, इसी जो डॉक्टर R.A. मैशलकर ने मैशलकर कमेटी रिकमेंडेशन है, उसी में आगे कुछ और पॉलिसीज़ भी थी। द पॉलिसी इज़ मॉडल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ यूरो नॉर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। मतलब कि ये जो पॉलिसी को मॉडल किया गया था, उसको जो पैटर्न था वो यूरो नॉर्म्स पर था, यानी कि यूरोपियन यूनियन का ही पैटर्न था, इसको यूरो नॉर्म्स पर ही चलाया गया था। एमिशन norms were introduced such as Bharat 1, 2, 3rd and 4th for the different vehicles with different schedules for its implementation। मतलब भारत में जो 1, 2, 3 and 4 different व्हीकल्स का जो शेड्यूल किया गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया। Bharat 3rd norms were introduced for all new passengers car across India, and Bharat 4th norms were introduced 12 major cities with effect from February 2000. Lead has been phased out of automobile fuels। भारत 3rd का जो इंट्रोडक्शन था वो सभी कार के पैसेंजर्स के लिए था भारत के। और 4th जो नॉर्म्स थे वो 12 सिटीज़ में, मेजरली 12 सिटीज़ में इनको 4 को लॉन्च किया गया था। इनका जो इफ़ेक्ट था वो फरवरी 2000 में ही क्या है पास आउट हुआ था। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट भारत स्टेज 5th एंड स्टेज 6 इमिशन। तो यूनियन मिनिस्ट्री थे जो ट्रांसपोर्ट के, उसमें यातायात के जो यूनियन मिनिस्ट्री थे, उन्होंने भारत स्टेज 5th और 6th को इमिशन किया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया। 2019 और 2011 में ये रिस्पेक्टिवली कम्प्लीटली
क्या इम्प्लीमेंट किए गए। दे मेनली एम एट रिड्यूसिंग सल्फ़र लेवल इन द एयर, और इनका एम ये था कि हम एयर में सल्फ़र का जो रेशियो है उसको कम कर सकें। नेक्स्ट की पॉइंट इज़ National Green Tribunal, NGT, full form is NGT, National Green Tribunal. The tribunal was established on 18 October 2010 under the National Green Tribunal Act 2010. जो NGT की बात कर रहे हैं उसको 18 अक्टूबर 2010 में ही क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसी को बोला जाता है ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर द इफेक्टिवनेस एंड एक्सपेंडिचर्स डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर्स डिस्पोजल किए जा रहे हैं उनके केस से रिलेटेड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 को लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2010 में NGT को। एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व करने के पर्पज़ से इसको क्या इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ स्पेसिफाइड बॉडी equipped with the necessary expertise to handle environmental dispute involving मल्टीडिसिप्लिनरी इश्यूज़। जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अनडिसिप्लिन मल्टी इश्यूज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया गया इसमें। तो गाइज़ देखिए, आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं इन फ्यूचर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हमारा पर्पज़ सिर्फ इतना ही होता है कि हम आप तक ऐसी चीज़ें पहुंचा दें कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ अच्छे मार्क्स से। और हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब भी कर लें आप, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सकें। देखिए, आज के जो 5 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं बैक करके, ठीक है ना। तो देखिए आप कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ आपको ये सेशन कैसा लगा, ये जो हमने की पॉइंट्स आपको बताए थे कि आपके लिए तो बेनिफिशियल रहने वाले हैं यानी, प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।